नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कथित 371 करोड़ कौशल विकास घोटाला कांड में चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मिली अनियमित जमानत। कोर्ट ने कहा टीडीपी को पैसा मिला, इसके फिलहाल सबूत नहीं। विधेयक लंबित रखने पर तमिलनाडु और केरल राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। कहा कोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल का निर्णय क्यों? गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे? केंद्र और केरल राज्यपाल को भेजा नोटिस। पंजाब में पराली जलाने के मामले में एनजीटी ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार। कहा स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा? एफआईआर दर्ज करने में पक्षपात क्यों? कहा कोर्ट के आदेश का 100% अनुपालन नहीं हुआ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से कहा निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। तमिलनाडु और केरल के राज्यपाल द्वारा बिलों के निपटान में आवश्यक देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे तेवर अख्तियार किए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से देरी पर सवाल उठाए हैं। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट के नोटिस के बाद क्यों राज्यपाल ने विधेयकों पर फैसला लिया? गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे? सीजेआई ने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि क्या किसी विशेष राज्यपाल ने देरी की, बल्कि ये है कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों को करने में देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा कथित देरी किए जाने की गंभीर चिंता का विषय बताते हुए राजभवन पर 12 विधेयकों को रोककर रखने का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और केरल के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष केरल और तमिलनाडु द्वारा दायर याचिकाओं में दोनों राज्यों ने अपने अपने राज्यपालों की ओर से निष्क्रियता को दर्शाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से पूछा, मिस्टर अटॉर्नी, गवर्नर का कहना है कि उन्होंने 13 नवंबर को इन बिलों का निपटारा कर दिया। हमारी चिंता ये है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया। ये बिल जनवरी 2020 से लंबित है। इसका मतलब है कि गवर्नर ने कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय लिया। राज्यपाल 3 साल तक क्या कर रहे थे? राज्यपाल को पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए? एजी ने जवाब दिया कि विवाद केवल उन विधेयकों से संबंधित हैं जो राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों को छीनने का प्रयास करते हैं, और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है। हालांकि पीठ ने कहा कि लंबित बिलों में से सबसे पुराना बिल जनवरी 2020 में राज्यपाल को भेजा गया था। आदेश में पीठ ने उन तारीखों को दर्ज किया जिन पर 10 बिल राज्यपाल के कार्यालय को भेजे गए थे, जो 2020 से 2023 तक है। पीठ ने आदेश में कहा, मुद्दा ये नहीं है कि क्या किसी विशेष राज्यपाल ने देरी की, बल्कि ये है कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों को करने में देरी हुई है।
तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को सूचित किया कि अदालत द्वारा याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कुछ विधेयकों पर अनुमति रोक दी है। इसके बाद विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया और उन्हीं विधेयकों को फिर से पारित कर दिया। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर A.M. सिंघवी ने भी बताया कि अब राज्यपाल के समक्ष 15 विधेयक लंबित हैं, जिनमें 10 विधेयक वे भी शामिल हैं जिन्हें विधानसभा द्वारा फिर से पारित किया गया है। रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल बिना कोई कारण बताए सहमति को रोक नहीं सकते। TN सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट P. विल्सन ने कहा कि अगर राज्यपाल को अनिश्चित काल तक बिलों को रोकने की अनुमति दी गई तो शासन पंगु हो जाएगा। पंजाब राज्य द्वारा दायर इसी तरह की याचिका से संबंधित पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ही राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। केरल राज्य की अन्य याचिका में केरल के राज्यपाल के खिलाफ इसी तरह की राहत की मांग की गई है। इससे पहले ऐसी ही स्थिति तेलंगाना राज्य में हुई थी, जहां सरकार द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद ही राज्यपाल ने लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट केस में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दी है। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि टीडीपी को पैसा मिला, इसके फिलहाल सबूत नहीं है। नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने कहा कि वो स्वास्थ्य आधार पर अस्थायी जमानत देने के लिए तैयार हैं, ताकि वो अपनी दाहिनी आंख की आवश्यक सर्जरी करा सकें। साथ में इससे पहले अक्टूबर में नायडू को स्वास्थ्य आधार पर 4 सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने के दौरान निर्देश दिए थे कि अस्पताल जाने के अलावा नायडू किसी भी अन्य तरह के कार्यक्रम में न जाएं। उन्हें खास तौर पर मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए कहा गया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 371 करोड़ के कथित गबन का मामले कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से ये निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि गलत तरीके से की गई रकम तेलुगु देशम पार्टी के बैंक अकाउंट में भेज दी गई थी। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को 9 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और अदालत के आदेशों के बाद 31 अक्टूबर 2023 को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने तक वह न्यायिक हिरासत में रही। टीडीपी पार्टी को गलत तरीके से अमाउंट ट्रांसफर करने के आरोपों के बावजूद इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता की रिमांड मांगने से पहले ऐसे गंभीर आरोपों को पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। अदालत इस बिंदु पर सहायक सामग्री की कमी को एक अंतर के रूप में देखती है। जांच के निष्कर्ष में कहा गया कि कथित हेराफेरी की गई राशि टीडीपी पार्टी के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। राज्य के अपराध जांच विभाग ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2014 और 2019 के बीच तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपए के कथित गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि सीमेंस और डिजाइन टेक APSSTC के साथ समझौता ज्ञापन पक्षकार प्रशिक्षकों को उच्च स्तरीय तकनीक प्रदान करने में विफल रहे। कोर्ट ने ये भी कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में उजागर विसंगतियों के लिए नायडू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिसके अनुसार 371 करोड़ रुपए में से कम 241 करोड़ रुपए SISW और डिजाइन टेक द्वारा विभिन्न फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित किए गए। कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को ऐसी विसंगतियों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में
पार्टियों के हस्ताक्षरों को सत्यापित और तुलना करना उनका कर्तव्य नहीं है। ये स्पष्ट किया जाना बाकी है कि मतभेद कैसे सामने आए। रिपोर्ट को धन के कथित दुरुपयोग का मूल कारण माना जा सकता है। जमानत देते हुए अदालत ने नायडू पर प्रिंट और डिजिटल मीडिया सहित कोई भी प्रेस इंटरव्यू नहीं देने और न ही इस मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने के प्रतिबंध को जारी रखने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर पंजाब में पराली जलाने की घटना पर एनजीटी द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के मामले में ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटना पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आज भी जो सैटेलाइट इमेज है उसमें पूरा पंजाब रेड दिखाई दे रहा है, पूरा पंजाब हॉटस्पॉट बना हुआ है। एनजीटी ने पूछा कि अगर आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। आप हमारे पास आंकड़े के साथ आते हैं और कहते हैं कि एक्शन लिया जा रहा है, जबकि उसका नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। एनजीटी ने कहा कि हम मौजूदा हालात से चिंतित हैं, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन नहीं भी लेंगे तो भी दिसंबर में पराली जलाने की घटना अपने आप ही कम हो जाएगी। एनजीटी ने पूछा कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आप पर हमारे और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेश का भी कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपकी इच्छा ही नहीं है। क्या आप सैटेलाइट इमेज को झुटला सकते हैं। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। साथ ही कहा कि पराली जलाने की घटना के मामले में कमी आई है। 19 नवंबर तक के आंकड़े एनजीटी में जमा किए गए हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलने के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी ने कहा कि पराली जलाने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। एनजीटी ने कहा कोर्ट के आदेश का 100% अनुपालन की उम्मीद करते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ। वहीं पंजाब सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं दूसरे जगह भी पराली जलाई जा रही है। एनजीटी ने कहा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी भी खुद मान रहे हैं कि पराली जलाई जा रही है और अथॉरिटी पराली जलाने की घटना पर रोक लगाने में कामयाब नहीं रही है। एनजीटी इस मामले पर 29 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी। तो एनजीटी ने कहा कि स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। पंजाब में पराली जलाने का ये पूरा मामला एफआईआर दर्ज करने में आखिरकार पक्षपात क्यों हो रहा है। अपराध और एफआईआर अलग अलग राज्य में होने की स्थिति में आरोपी को हाई कोर्ट या जिले की सेशन कोर्ट किसी भी आरोपी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकती है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने एक फैसले में कहा कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उस आरोपी को भी ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकती है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र वाले राज्य में नहीं हुआ हो। ऐसे में उस आरोपी को अंतरिम सुरक्षा तक जारी रहेगी जब तक आरोपी अपराध वाले क्षेत्राधिकार की अदालत तक नहीं पहुंच जाता। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा को संवैधानिक रूप से अनिवार्य मानते हुए हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को समिति अग्रिम जमानत देना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने उन मामलों में अग्रिम जमानत के लिए दिशा निर्देश तय किए जहां अपराध एक अलग राज्य में हुआ हो। न्यायालय ने ऐसे मामलों में ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए निम्नलिखित शर्त निर्धारित की। जांच अधिकारी और एजेंसी को ऐसी सुरक्षा की पहली तारीख को नोटिस दिया जाना चाहिए। आवेदक को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि वो अन्यथा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से संपर्क करने में सक्षम नहीं है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता के उल्लंघन की आशंका भी शामिल है। पीठ ने अग्रिम जमानत देते समय संबंधित अदालत द्वारा क्षेत्रीय निकटता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी स्पष्ट कारणों के बिना जमानत याचिका दायर करने के लिए किसी अन्य राज्य की यात्रा नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत के समक्ष मुद्दा ये था कि क्या ऐसी अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दी जा सकती है जो उस राज्य के भीतर स्थित नहीं है जहां एफआईआर दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत ने इस साल मार्च में एक शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसने राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी पति को बेंगलुरु जिला न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई थी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मामला जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने संजय सिंह की याचिका पर जारी किया नोटिस। कोर्ट ने ईडी से दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब देने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने संजय सिंह की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने जमानत याचिका दायर की है या आपने कुछ और दाखिल किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी गलत है। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह को नियमित जमानत याचिका दायर करने को भी कहा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अगर कोई जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल करते हैं तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का कोई असर नहीं होगा। दरअसल दिल्ली की नई शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो या फिर आम नागरिक। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केवल जहां ये पाया जाता है कि वसीयत में कुछ काट छाट और ओवर राइटिंग करके महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की मांग की गई है, तभी अदालत ये निष्कर्ष निकाल सकती है कि वसीयत संदिग्ध है और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि वसीयत में कटिंग और ओवर राइटिंग का प्रभाव हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अदालत ने कहा कि वसीयत में ऐसी काट छाट और ओवर राइटिंग के मामलों में प्रभाव की जांच की जानी चाहिए, भले ही ऐसे बदलाव उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 71 के अनुसार किए गए हो या नहीं। एक्ट की धारा 71 के अनुसार वसीयत के निष्पादन के बाद उसमें किए गए किसी भी संशोधन या परिवर्तन का कानूनी प्रभाव नहीं होगा जब तक कि परिवर्तन के कारण इसका पाठ या अर्थ अस्पष्ट या अस्पष्ट न हो जाए। जस्टिस पल्ली ने अविवाहित महिला कमल ढिल्लन, जिनकी 2015 में मृत्यु हो गई, द्वारा 2012 में निष्पादित वसीयत की प्रोबेट देने की मांग करने वाले 3 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की। याचिकाकर्ता का मामला है कि वो वसीयत के निष्पादक हैं जो ढिल्लों के 2 दोस्तों द्वारा प्रमाणित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने वसीयत के अस्तित्व के बारे में ढिल्लों की बहनों को बताया। हालांकि जब वसीयत बरामद हुई तो उसमें कुछ ओवर राइटिंग और कटिंग्स मिली। कोर्ट ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि कटिंग और ओवर राइटिंग अन्य बातों के साथ साथ उन संपत्तियों को हटाने के लिए की गई है जो विषय वसीयत के निष्पादन के बाद बेची गई हैं, या वसीयत की गई रकम चल संपत्ति को फिर से समायोजित किया गया, या उसके विचारों को एक साइड नोट के रूप में दर्ज किया गया। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रजिस्टर प्रविष्टियों की सख्ती से व्याख्या करने और उन्हें सीमित करने का आग्रह किया है। जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा कि निगरानी को व्यक्तिगत गरिमा से समझौता नहीं करना चाहिए और रजिस्टर प्रविष्टियों पर पुलिस सावधानी बरते। ये मामला याचिकाकर्ता से जुड़ा है जो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ पंजीकृत एक
ए वर्ग ठेकेदार है, जिसने गांधीनगर जम्मू में पुलिस स्टेशन द्वारा बनाए गए निगरानी रजिस्टर नंबर 10 में अपना नाम शामिल करने के खिलाफ राहत मांगी थी। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करते हुए निगरानी रजिस्टर से उसका नाम हटाने और जम्मू कश्मीर पुलिस नियम 1960 के तहत हिस्ट्री शीट को रद्द करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसे 2009 में आर्म्स एक्ट के तहत एक एफआईआर में फंसाया गया था। हालांकि सत्र अदालत ने उसे बरी कर दिया और 2020 में आरोप पत्र खारिज कर दिया। फिर भी उनका नाम निगरानी रजिस्टर में बना रहा। जम्मू और कश्मीर पुलिस नियम 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से नियम 698 जो निगरानी रजिस्टर संख्या 10 से संबंधित है का उल्लेख करते हुए अदालत ने अपराध को रोकने और किसी व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने के लिए निगरानी के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने समझाया, उपरोक्त नियमों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि निगरानी रजिस्टर में प्रविष्टियों को निष्पक्ष रूप से तैयार किया जाना चाहिए और तथ्यों के आधार पर एक निष्पक्ष संतुलित अवलोकन करना चाहिए जिसे सत्यापित किया जा सकता है, लेकिन इसे नागरिकों की निजता और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कश्मीरी पत्रकार सज्जाद अहमद डार की इस दौरान हिरासत रद्द करते हुए केवल सरकार के आलोचक होने के कारण व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अधिकारियों की प्रवृत्ति की आलोचना की और इसे निवारक हिरासत कानून का दुरुपयोग बताया। सज्जाद के नाम से लिखने वाले डार को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के आरोपों के आधार पर 16 जनवरी 2022 से जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया कि उनके ट्वीट और बयान दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं और राज्य की व्यवस्था और सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं। आरोपों को बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के अस्पष्ट और सामान्य पाते हुए हाईकोर्ट ने डार की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। न्यायालय ने फैसले में कहा, सरकारी सिस्टम की नीतियों के आलोचकों को हिरासत लेना प्रिवेंटिव लॉ दुरुपयोग है। चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस एम.ए. चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत के आधार पर कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने कोई झूठी कहानी अपलोड की थी या उनकी रिपोर्टिंग सही तथ्यों पर आधारित नहीं थी। इसमें आगे कहा गया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया कि पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाला बंदी एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे और अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं, यहां तक कि सुरक्षा बलों के संचालन सहित रिपोर्ट करना उनका कर्तव्य है। खंडपीठ ने कहा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है कि उनकी गतिविधियों को राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कैसे ठहराया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.